brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। अमेरिकी एक्टिविस्ट और थ्रिलर उपन्यासों के लेखक केनेथ गार्डन ईएड अपनी किताब अनवांटेड में एक बड़ी मौजू बात लिखते हैं। इन द इंटेलिजेंस कम्युनिटी अ र्यूमर वॉज ऑलमोस्ट एज गुड एज अ कन्फर्मेशन, यानी जासूसी की दुनिया में अफवाहों के भी मायने होते हैं। इन दिनों जासूसी की दुनिया से जुड़ी एक अफवाह का आरोप खूब चर्चा में है। दरअसल 12 अक्टूबर को रूस ने कर्च ब्रिज ब्लास्ट केस में एक नया तथ्य सामने रखा। उसने ब्लास्ट के मास्टरमाइंड का नाम जाहिर कर दिया, किरिलो बुदानोव। बुदानोव कौन है? वो यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस के डायरेक्टर हैं। रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी ने आरोप लगाया है कि बुदानोव ने ही इस धमाके की साजिश रची थी। यूक्रेन ने अभी तक इस आरोप का कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन बुदानोव का नाम इस तरह कोई पहली बार सामने नहीं आया। क्रीमिया में खुफिया ऑपरेशन से लेकर पुतिन की हत्या की साजिश तक किरिलो बुदानोव का पुराना रिकॉर्ड रहा है। तो आज हम जानेंगे किरिलो बुदानोव की पूरी कहानी क्या है, कर्च ब्रिज धमाके की साजिश कैसे रची गई और रूस बुदानोव में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। युद्ध के बाद बात होगी एक विडंबना की। खबर कुछ ऐसी है कि असत्य के झंडाबरदार ने सत्य का ठेका उठाया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झूठ फैलाने के लिए लगभग हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बैन कर दिया था। नाराज ट्रंप अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप लेकर आए। अब उनके ऐप को गूगल प्ले ने अप्रूव कर दिया है और दिलचस्प है, इसका नाम ट्रुथ, यानी हिंदी में कहें तो सत्य। इसमें कितना ट्रुथ होगा ये तो वक्त बताएगा, पर हम समझेंगे कि ट्रंप को अपना सोशल मीडिया ऐप बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और इसको लेकर क्या उम्मीदें और आशंकाएं जताई जा रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज का पहला चैप्टर रूस यूक्रेन युद्ध और जासूसी की दुनिया से जुड़ा है। जब कभी यूक्रेन का वृहत इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें 2014 के साल को भूमिका के तौर पर अहम जगह दी जाएगी। उस साल घटी 2 घटनाओं ने यूक्रेन की दशा और दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी, जिसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। पहली, यूरो मैदान प्रोटेस्ट की सफलता और रूस समर्थित राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का देश छोड़कर भागना, और दूसरी घटना क्रीमिया पर रूस का कब्जा और फिर पूर्वी यूक्रेन में विद्रोह। इस विद्रोह को रूस ने समर्थन दिया। इसके बूते अलगाववादियों ने लुहांस्क और दोनेस्क में सिविल वॉर छेड़ दिया। यूक्रेन को अपनी सेना उतारनी पड़ी। शुरुआती कुछ महीनों में भीषण झगड़ा चला, हजारों लोग मारे गए। कुछ समय बाद युद्ध का ताप घटकर छिटपुट झड़पों तक आ गया। उस दौर में जासूसों का असली काम भी देखने को मिला। वे दुश्मन के ठिकानों में जगह बनाते, उनका बाहुबल मापते, उनकी लोकेशन अपने लोगों तक भेजते, फिर उसके आधार पर हमला करके बढ़त हासिल करने की कोशिश करते। जासूसी का ये खेल दोनों तरफ से चल रहा था। युद्ध के मैदान में मोर्चा फतेह करने के लिए इस खेल को जीतना भी जरूरी हो गया था और इसके लिए खुफिया एजेंसियों के अफसरों को निशाने पर लिया जाने लगा। किसी की कार को बम लगाकर उड़ाया जाता, किसी के बेडरूम में घुसकर गोली मारी जाती, कोई छत से लटका मिलता तो किसी को घर की बालकनी से नीचे धकेल कर खत्म कर दिया जाता। अक्सर इन मामलों में कोई सुराग नहीं मिलता था। अगर किसी को पकड़ा भी जाता तो वो मुंह खोलने से मना कर देता था। फिर आया साल 2019, अप्रैल का महीना। यूक्रेन की राजधानी कीव के एक अपार्टमेंट की कार पार्किंग में जोर का धमाका हुआ। धमाके में एक शख्स घायल हो गया, उसके दोनों पैर काटने पड़े। पहली नजर में वो धमाके का शिकार दिख रहा था, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो पूरा मामला ही बदल गया। पीड़ित दिख रहा शख्स असल में बम प्लांट करने आया था, लेकिन यह समय से पहले फट गया। पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। जांच हुई तो पता चला कि उसका नाम एलेक्सी लोमाको है। उसके पास किर्गिस्तान का पासपोर्ट था, लेकिन यह पहचान फर्जी थी। दिसंबर 2019 में इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट बेलिंगकैट ने एक रिपोर्ट छापी। उन्होंने दावा किया कि लोमाको का असली नाम एलेक्सी कोमारिचेव है। वो किर्गिस्तान का नहीं बल्कि रूस का नागरिक है। मॉस्को में पुलिस अफसर के तौर पर काम करता था। वहां उसे घूस लेते पकड़ा गया। उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया गया। वो जुर्माने की रकम नहीं चुका पाया, तब उसने यूक्रेन में एक कातिल यानी एसेसिन की तरह काम करने की सुपारी ली। उसे मॉस्को के एक होटल में पासपोर्ट और तस्वीर दी गई और उसी के सहारे वो यूक्रेन में दाखिल हुआ। लेकिन शिकारी खुद शिकार हो गया। यूक्रेन की घरेलू खुफिया एजेंसी सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन एसबीयू ने दावा किया कि इस ऑपरेशन के पीछे रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी थी। इस दावे के पीछे कुछ वाजिब कारण भी थे। जिस कार में बम प्लांट किया जा रहा था वो यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक अफसर किरिलो बुदानोव की थी।
बुदानोव तब पूर्वी यूक्रेन में मिलिट्री यूनिट को कमांड कर चुके थे और पिछले कुछ वक्त से वो पूर्वी यूक्रेन में रूस की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। उन्हीं की लीडरशिप में यूक्रेनी जासूस विपक्षी खेमे से सीक्रेट जानकारियां रिलीज कर रहे थे, जिसके चलते रूसी हितों को भारी नुकसान हो रहा था। इस नुकसान को कम करने के लिए बुदानोव का जाना जरूरी था, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। यानी रायता फैल चुका था, जिसे समेटना अब किसी के बस में नहीं था। एक बरस बाद खबर आई कि बुदानोव को यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस यानी GUR का मुखिया बना दिया गया है। GUR की स्थापना 1992 के साल में हुई थी। ये यूनिट डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। 2014 के बाद से यूनिट पूर्वी यूक्रेन और क्रीमिया में ऑपरेशंस चला रही है। किरिलो बुदानोव के बारे में बहुत कम जानकारी पब्लिक डोमेन में है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर उनकी एक तस्वीर मिलती है। उनके बारे में बस इतना लिखा है कि किरिलो बुदानोव को राष्ट्रपति के आदेश से 5 अगस्त 2020 को यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस का मुखिया नियुक्त किया गया। कहा जाता है कि उन्होंने पूर्वी यूक्रेन में स्पेशल यूनिट के कमांडर मैक्सिम शापोवल के साथ काम किया है। जुलाई 2017 में शापोवल की कार को बम से उड़ा दिया गया था, जिसमें उनकी जान चली गई थी और इस हत्या का आरोप भी रूस के एजेंट्स पर लगा था। बुदानोव की नियुक्ति पर राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से यह भी कहा गया था कि यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तरीके से सोचने की जरूरत आ चुकी है और बुदानोव इस काम को पूरा करेंगे। शायद यूक्रेन की सरकार को रूस के मंसूबों का एहसास होने लगा था, इसीलिए उन्होंने 34 साल के नौजवान और अनुभवी अफसर पर भरोसा दिखाया। नवंबर 2021 में रूस ने यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर सेना तैनात की और हम जानते हैं कि फरवरी 2022 में पुतिन ने ना कहते हुए हमले का आदेश भी दे ही दिया। रूस ने शुरुआती दिनों में आसानी से बढ़त भी हासिल की थी, लेकिन कुछ ही महीने बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। रूस को आगे बढ़ने में मुश्किल आने लगी। तुलनात्मक रूप से कमजोर होने के बावजूद यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। उनके निशाने सटीक होते थे और सटीक होने की वजह खुफिया जानकारियां थी। इसके पीछे किरिलो बुदानोव और उनकी टीम का हाथ था। वो विरोधी खेमे के राज उड़ा रहे थे। हालिया महीनों में बुदानोव खुफिया अफसर की तयशुदा छवि से बाहर निकलते दिखे। टीवी इंटरव्यूज में हिस्सा लेने लगे, यूक्रेन का आधिकारिक पक्ष रखने लगे। उनके कई दावे भी मशहूर हुए। मसलन मई 2022 में उन्होंने कहा कि कॉक्सेज में पुतिन को मारने की कोशिश की गई, हमला भी किया गया, लेकिन प्लान नाकाम रहा। इसी दावे के समय पुतिन की एक सर्जरी भी हुई थी। बुदानोव का एक दावा यह भी है कि पुतिन के 3 बॉडी डबल हैं। उनके अपने ही लोग उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। बुदानोव ये भी कहते हैं कि अगले साल की शुरुआत तक यूक्रेन आर्मी क्रीमिया में घुस जाएगी। बुदानोव का रुतबा इस बात से समझिए कि जिस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने राजदूतों और टॉप के अधिकारियों को बर्खास्त कर रहे थे, उसी समय बुदानोव को एक और जिम्मेदारी सौंपी गई। जुलाई 2022 में उन्हें प्रेसिडेंशियल इंटेलिजेंस कमेटी का मुखिया बना दिया गया। यह कमेटी यूक्रेन की सभी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। इसकी रिपोर्टिंग सीधे राष्ट्रपति को होती है। अब सवाल यह आता है कि आज हम किरिलो बुदानोव की चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा हमने शुरुआत में बताया, रूस ने कर्च ब्रिज पर हुए धमाके के लिए बुदानोव और उनकी खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया है। यूक्रेन ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। कर्च ब्रिज वो पुल है जो रूस और क्रीमिया को आपस में जोड़ता है। 19 किलोमीटर लंबी इस संरचना में सड़क और रेल दोनों तरह के पुल हैं। 8 अक्टूबर को इस पर धमाका हुआ, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। सड़क वाले पुल का एक हिस्सा भी टूटा था और कई घंटों के लिए आवागमन बंद था। यूक्रेन ने इस धमाके की जिम्मेदारी तो नहीं ली थी, लेकिन उसके कई बड़े अधिकारियों ने जश्न जरूर मनाया था और इसी को आधार बनाकर पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई अहम शहरों पर हमले करवाए। यह भी कहा कि और कुछ किया तो करारा जवाब मिलेगा। उधर रूस में इस मामले की जांच शुरू हुई। अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 5 रूस और बाकी 3 यूक्रेन और आर्मीनिया के नागरिक बताए जाते हैं। खुफिया एजेंसी FSB ने और क्या जानकारी रिलीज की? कहा कि पुल को उड़ाने वाले विस्फोटक सीमेंट की बोरियों में रखे हुए थे। कुल 22 बोरियां थीं। उन्हें अगस्त में ओडेसा बंदरगाह से बुल्गारिया भेजा गया, फिर वहां से जॉर्जिया और आर्मीनिया पहुंचाया गया और वहां से इन्हें रूस भेजा जा रहा था। तभी इसमें पुल के बीचों बीच धमाका कराया गया। पूरे ऑपरेशन का रिमोट कंट्रोल यूक्रेन के खुफिया एजेंट्स के हाथों में था। इस ऑपरेशन की निगरानी खुद बुदानोव कर रहे थे। यह FSB का दावा है। यूक्रेन ने इन आरोपों का जवाब देने से इनकार किया। उसने कहा कि हम आतंकियों के आरोपों पर बात नहीं करते। युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन रूस को टेररिस्ट स्टेट के नाम से संबोधित कर रहा है। यह तो हुई बुदानोव की कहानी। अब जान लेते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में और नया क्या हुआ।
12 अक्टूबर को यूएन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए में रूस के जनमत संग्रह पर वोटिंग हुई। सितंबर 2022 में रूस ने यूक्रेन के 4 प्रांतों में वोटिंग करवाई थी, फिर इन्हें रूस का हिस्सा घोषित किया था। यूएनजीए में हुई वोटिंग में 143 देशों ने रेफरेंडम की मान्यता के खिलाफ वोट डाला। रूस, सीरिया, निकारागुआ, नॉर्थ कोरिया और बेलारूस ने रेफरेंडम का समर्थन किया और भारत और चीन समेत 35 देश वोटिंग में शामिल नहीं हुए। यूएनजीए के प्रस्ताव को मानने के लिए रूस बाध्य नहीं है, फिर भी इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की राय की तरह देखा जाता है। क्या रूस 4 लोग क्या कहेंगी परवाह करेगा? समय बताएगा। उधर ब्रसेल्स में 50 से अधिक पश्चिमी देशों के नेता मुलाकात कर रहे हैं। इस बैठक में यूक्रेन को अधिक सैन्य मदद भेजने पर चर्चा चल रही है। पहली बार पश्चिमी देश यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए भी राजी हुए हैं। ये बड़ा डेवलपमेंट है। 13 अक्टूबर को कजाकिस्तान में पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोगान की मीटिंग भी होने वाली है। कहा जा रहा है कि इसमें अर्दोगान युद्ध रोकने की शर्तों पर बात कर सकते हैं। तुर्की ने कई बार यूक्रेन वॉर में मध्यस्थता की पहले भी कोशिश की है, हालांकि ये कोशिश हम सब जानते हैं सफल नहीं हुई। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलते रहेंगे। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर कुछ यूं है कि ट्रंप इज बैक ऑन सोशल मीडिया। ठीक कहें तो ट्रंप इज बैक विद हिज ओन सोशल मीडिया। जनवरी 2021 में कैपिटल हिल दंगों के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रोक लग गई थी। तब उन्होंने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाने की बात कही थी। फरवरी 2022 में उन्होंने ट्रुथ सोशल नाम से अपना ऐप लॉन्च भी कर दिया। उस समय इसकी खूब चर्चा हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में इस पर धूल जम गई। पता चला कि गूगल ने इस ऐप को प्ले स्टोर के लिए अप्रूव नहीं किया। कहा कि ऐप उनकी पॉलिसीज का उल्लंघन कर रहा है। 12 अक्टूबर को गूगल ने ऐप पर लगी रोक हटा ली। अब इसके गूगल प्ले स्टोर पर आने का रास्ता यानी साफ हो गया। अमेरिका के 40% मोबाइल यूजर्स एंड्रॉयड फ़ोन का गूगल का जो पूरा सिस्टम है ऑपरेशन का उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी एक अप्रूवल से इसकी पहुंच करोड़ों लोगों तक हो गई। इस ऐप को ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी TMTG चलाती है। कंपनी का दावा है कि उनके ऐप पर किसी तरह का सेंसर नहीं होगा, यानी एक बेलगाम घोड़े की तरह काम करेगा। इसी बात को लेकर चिंता भी है लोगों में। ट्रुथ सोशल के मालिक ट्रंप का झूठ जग जाहिर है। एक समय उनकी राजनीति का पूरा दारोमदार फर्जी दावों और हिंसा के उकसावों पर टिका था। जनवरी 2021 में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। पोस्ट की फैक्ट चेक टीम ने पाया कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 492 झूठ बोले। उन्होंने पूरे कार्यकाल में 30,000 से अधिक बार झूठे दावे किए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कार्यकाल के पहले साल में प्रत्येक दिन औसतन 6 बार झूठे दावे किए। दूसरे साल प्रतिदिन 16 झूठे दावे किए। तीसरे साल प्रतिदिन 22 झूठ बोले और आखिरी के 4 साल ट्रंप ने 39 झूठे दावे किए। उनके कुछ कुख्यात झूठ पर एक नजर डालते हैं। नंबर 1, पवन चक्की से कैंसर होता है। ट्रंप ने एक दफा कहा था कि पवन चक्कियों से जो शोर होता है वो कैंसर का कारण बनता है, इससे पक्षी मारे जाते हैं। बाद में अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि पवन चक्कियां या उनकी आवाज़ कैंसर का कारण नहीं होती। पक्षियों की अधिकतर मौत विंड टरबाइन की वजह से होती है। शपथ ग्रहण में सबसे ज़्यादा भीड़ का ट्रंप का दावा था कि ये अमेरिकी इतिहास में सबसे ज़्यादा लोगों का जमावड़ा है। हालांकि ये दावा भी पूरी तरह निराधार पाया गया। ओबामा इस मामले में उनसे आगे थे। 2009 में ओबामा के शपथ ग्रहण के दौरान 18 लाख लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। वहीं ट्रंप का कहना था कि 15 लाख लोगों ने शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया है। टीवी पर ट्रंप का शपथ ग्रहण लगभग 3.1 करोड़ लोगों ने देखा। इसके मुकाबले ओबामा का शपथ ग्रहण 3.7 करोड़ लोगों ने टीवी पर देखा था। फिर अर्थव्यवस्था पर झूठ पकड़ा गया। उन्होंने अपने कार्यकाल में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा की तो वो है अर्थव्यवस्था, पर इसे लेकर उनके दावे पकड़े गए और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनकी जमकर आलोचना की। 2020 में दावोस में कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में एक इकोनॉमिक बूम आने वाला है और ऐसा दुनिया ने अभी तक नहीं देखा है। ये पूरी तरह झूठ था। ट्रंप कार्यकाल में अधिकतम जीडीपी की वृद्धि दर 3.5% रही, जबकि 1997 और 2000 में जीडीपी की वृद्धि दर 4.5% थी। और फिर कोरोना पर झूठ। कोरोना महामारी पर ट्रंप ने एक नहीं बल्कि कई झूठ बोले। फरवरी 2021 में ट्रंप ने कहा कि जब अप्रैल में मौसम गर्म होगा तो कोरोना कमजोर पड़ जाएगा। पिछले साल मई में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में अब कोरोना केस कम हो रहे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि उन दोनों के बारे में जो बात उन्होंने कही थी वो गलत थी। कई राज्यों में केस अपने पीक पर जा रहे थे। इसी तरह ट्रंप ने कई दफ़ा ये भी कहा कि अगर कोरोना का लॉकडाउन लगा रहा तो आत्महत्या से मरने वालों की संख्या कोरोना से मरने वालों से आगे निकल जाएगी, पर आगे जाकर ये बात भी गलत साबित हुई। अगर ऐसे शख्स के पास सोशल मीडिया की राय तय करने का जिम्मा होगा तो भविष्य क्या होगा, इसको लेकर टिप्पणीकार खूब बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया की चर्चा खूब होती है। आज की दुनियादारी में इतना ही। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी।
शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।